लेकिन ये मैं आपको खबर की बुनियाद पे कह रहा हूं कि इवन शहबाज शरीफ साहब को भी पता है कि आसिफ जरदारी साहब की जो सदारत है उसके हवाले से जो है कोई तहफुजात हैं या उनकी सदारत खतरे में है। जो मुबैना मंशियात फरोश हैं उनको ज्यादा प्रोटोकॉल मिल रहा है, और वो लोग जो मुल्क के अहम ओहदों पर रहे, जिनको लाखों लोग वोट देते हैं, सियासी लोग हैं, और उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। और वाज़े तौर पे नजर आता है कि इसमें वो जो उसका नाम पिंकी है उसको बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि खान साहब की जो अहलियां हैं उनका नाम भी पिंकी है। सारा ये वायरस फैलना शुरू हुआ है। अगर ये खुदा न खास्ता बहुत ज्यादा फैल गया तो ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। असल क्वेश्चन ये है कि एक हफ्ते के बाद तहरीक इंसाफ क्या करेगी? क्या वो ज्यादा लोग लेके आएंगे, ज्यादा एमपीए आएंगे, ज्यादा एमएनए आएंगे, किस किस्म का एहतजाज किया जाएगा? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर, शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी साहिबा ने एक वीडियो क्लिप शेयर किया है जिसमें देखा जा सकता है कि एक तरफ कराची की मुबैना मंशियात फरोश खातून को अदालत में पेश किया जा रहा है, दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब को अदालत में पेश किया जा रहा है। उस खातून को मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ पेश किया जा रहा है, कोई उसको हाथ नहीं लगा रहा, किसी किस्म की उसको हथकड़ी नहीं लगाई गई। लेकिन दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जो कुछ होता रहा, जो सलूक उनके साथ हुआ, कुछ चीजें आप उस वीडियो के अंदर देख सकते हैं जो मेहरबानो साहिबा ने शेयर की। लेकिन उसके अलावा भी हमने देखा जब अडयाला जेल से उनको गिरफ्तार किया गया, कैसे पुलिस उनको धक्के दे के लेके गई। इसी तरह बहुत सारे दीगर तहरीके इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनको किसी को हथकड़ी लगा के पेश किया जाता था, किसी के सर के ऊपर कपड़ा डाल के उसको पेश किया जाता था। खासतौर पे आपको याद होगा कि जब फवाद चौधरी साहब को पेश किया जाता था उनके सर के ऊपर कपड़ा डाला होता था, जिसके ऊपर काफी ज्यादा तनकीद भी थी। लेकिन बुनियादी तौर पे ये जो निज़ाम इंसाफ है उसके हवाले से उन्होंने अपने तहफुजात का इजहार किया, वो क्लिप शेयर करके, कि जहां पे जो मुबैना मंशियात फरोश हैं उनको ज्यादा प्रोटोकॉल मिल रहा है, और वो लोग जो मुल्क के अहम ओहदों पर रहे, जिनको लाखों लोग वोट देते हैं, सियासी लोग हैं, और उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। अब वो जो दूसरी साइड है स्टोरी की, वो है वो जो मुबैना मंशियात फरोश है जिसका नाम गालिबन पिंकी अनमोल है। उसकी स्टोरी काफी ज्यादा वायरल हो रही है, और मैं देख रहा था कि कल रात को 9 बजे के जो बुलेटिन हैं उसमें ऑलमोस्ट पहली स्टोरी वो चलाई जा रही थी कुछ चैनल्स के ऊपर, और वाज़े तौर पे नजर आता है कि इसमें वो जो उसका नाम पिंकी है उसको बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि खान साहब की जो अहलियां हैं उनका नाम भी पिंकी है। तो एक तरह से इसमें वो जो हुज्जत का मजाक उड़ाने का आंसर है वो वाज़े तौर पे नजर आ रहा है। ये अचानक कोई बहुत बड़ा कोई स्कैंडल नहीं आ गया कि ये कोई ऐसी खातून है और उसने जो है बहुत बड़ी कोई स्मगलिंग कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। हो सकता है उसके ऊपर जो इल्जाम हो बाद में वो साबित हो जाए, लेकिन ये जो खबर इतनी बड़ी बनी है, यकीन कीजिए कि वो इसके पीछे मुझे वो ये सिर्फ रीजन नहीं लगता कि हमें आज पता चला कि पाकिस्तान के अंदर तो मंशियात फरोश बस यही है। कुछ अरसा पीछे चले जाएं तो वो एक लड़का था, गालिबन वो कोई कंप्यूटर का सेंटर वगैरह भी चलाता था, उसने किसी लड़के का कत्ल भी किया। तो उस वक्त ये तासुर दिया जाता था कि भाई कराची के सबसे बड़े मंशियात फरोश वही हैं। एक एक्टर के बेटे को भी पकड़ लिया था, कहा गया था कि जी वो पूरे कराची में बस वही मंशियात सप्लाई करता है। ये तो छोटे मोटे कैरेक्टर हैं, इक्का दुक्का इधर उधर कोई शायद इन्होंने कोई हरकत कर ली हो। ये निज़ाम जो है, ये कि कौन इस निज़ाम के अंदर बैठ के इस तरह के किरदारों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, असल चीज वो देखने वाली होती है। पर एनीवे, क्योंकि इस खातून मुबैना मंशियात फरोश के नाम के साथ पिंकी आता है, तो आप देखेंगे कि मजाक उड़ाने के लिए, एक तरह से हुज्जत उड़ाने के लिए, या जिसे आप कहते हैं तमस्खर उड़ाने के लिए बार बार इसका जिक्र किया जाएगा। ये इसमें कोई न्यूज वैल्यू आपको कम नजर आएगी इस सारी स्टोरी में। इसका जो दूसरा पहलू है उसके ऊपर थोड़ा सा आप गौर करें। अच्छा, दूसरी जो स्टोरी है वो हंता वायरस के हवाले से। आपको पता है मैंने अपने 3-4 व्लॉग्स के अंदर इसका जिक्र किया, और जब से वो सारा ये वायरस फैलना शुरू हुआ है, अगर ये खुदा न खास्ता बहुत ज्यादा फैल गया तो ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, अभी कुछ इतलात ऐसी हैं कि ये वायरस एन मुमकिन है कि म्यूटेट हो गया हो, और अब ये जो है ये इंसान से इंसान तक भी फैलने की सलाहियत इसने शायद इख्तियार कर ली हो। और पहले जो इसके पास सलाहियत थी, बुनियादी तौर पे पहले ये किस तरह फैलता है, चूहों से, रोडेंट्स जो होते हैं, माइस हो गए, रैट्स हो गए, उनसे ये इंसानों में फैलता है। अभी तक कोई एक ऐसा केस सामने नहीं आया जिसमें ये चीज हतमी तौर पे कंफर्म हो कि एक इंसान से दूसरे इंसान को ये वायरस फैला है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, बहुत सारे ममालिक के शहरी मुतासर हुए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की हेल्थ एजेंसी है, उनका ये कहना है कि फिलहाल जो है ना, फिलहाल कोई लार्जर जो आउटब्रेक है उसके हमें साइंस नजर नहीं आ रहे। वो था ना खतरा कि एकदम से ये पूरी दुनिया में फैल सकता है, फिलहाल ऐसा कोई खतरा नहीं है, लेकिन मोहतात रहने की जरूरत है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अल्टीमेटम दिया है जी। सोहेल अफरीदी साहब गुज़िश्ता रोज आए थे अडयाला जेल के बाहर, बहनों के साथ बैठे, यानी खान साहब की बहनों के साथ वो वहां पे बैठे रहे, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, लेकिन मुलाकात फिर नहीं करवाई गई। और कल रात को जब उठ के जा रहे थे उन्होंने यही कहा कि भाई अगले हफ्ते हम दोबारा आएंगे, हम हुकूमत को एक हफ्ते का अल्टीमेटम देते हैं, हुकूमत एक हफ्ते के अंदर अंदर खान साहब से मुलाकात करवा दे। तो क्या एक हफ्ते के अंदर अंदर खान साहब से मुलाकात हो जाएगी? मुझे नहीं लगता कि ये मुलाकात करवाई जाएगी। हुकूमत का इरादा तो बिल्कुल वाजे है। अब असल क्वेश्चन ये है कि एक हफ्ते के बाद तहरीक इंसाफ क्या करेगी? क्या वो ज्यादा लोग लेके आएंगे, ज्यादा एमपीए आएंगे, ज्यादा एमएनए आएंगे, किस किस्म का एहतजाज किया जाएगा वो तो अब अगले हफ्ते को ही पता चलेगा। लेकिन इस हफ्ते वंस अगेन खान साहब की जो मुलाकात है वो मुझे होते हुए नजर नहीं आ रही। अब कल अगेन जुमेरात का दिन है और जुमेरात वाले दिन खान साहब का मुलाकात का दिन होता है, सियासी रुफका से वो मिलते हैं। कल भी मुझे ये मुलाकात होती हुई नजर नहीं आ रही। और खान साहब की मुलाकातों को जिस तरीके से रोका गया है वो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड सारा मामला है, माजी में इसकी कोई नजीर नहीं मिलती। जिस तरीके से उनका इलाज जारी है, बुशरा बीबी का इलाज जारी है, और फिर खबर ये भी आ जाती है जी बुशरा बीबी की और इमरान खान की मुलाकात करवा दी गई। भाई किसने मुलाकात करवाई? क्या योगोस्लाविया के टीवी के ऊपर बराह रास्त दिखाई गई? दोनों कैदी हैं, ना कोई गवाह है ना कोई पता है। वो सारा जो सिस्टम है जो उनकी मुलाकात नहीं करवा रहा, इवन के जो उनकी फैमिली है बुशरा बीबी की, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। जो सुपरटेंडेंट जेल हैं उन्होंने आके अदालत में उनकी जानिब से रिपोर्ट जमा करवाई गई है कि हम मुलाकात नहीं करवाएंगे, उन्होंने उसमें वजूहत वगैरह भी बताई हैं। तो वही सिस्टम अगर आपको बाहर ये बताता है कि जी इमरान खान की और बुशरा बीबी की मुलाकात हो गई है, तो उसके ऊपर क्या एतमाद किया जा सकता है? ये एक क्वेश्चन तो है, एक संजीदा क्वेश्चन है। यकीनन ये डिबेट हो सकता है, यकीनन ये रेज किया जा सकता है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन अब यही है कि अगले हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी, किस किस्म का एहतजाज करेगी और उसमें कौन कौन शामिल होगा। अच्छा, अगर तहरीक इंसाफ की बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस आ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वहां पे जो मुख्तलिफ हल्के हैं उनके टिकट जारी कर दिए गए हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के लिए। मैं थोड़ा सा आपको नाम पढ़ के सुना देता हूं और कोशिश करूंगा कि बाकी जो जमातें हैं आने वाले व्लॉग्स के अंदर उनके भी जो कैंडिडेट्स हैं उनके भी नाम पढ़ के आपको सुना दिए जाएं। अच्छा, जो GBA 1 है, गिलगित 1, वहां मोहम्मद अलियास सदीकी साहब हैं, MWM के, यानी जो मजलिस वादत उल मुस्लिमीन से उनका ताल्लुक है। गिलगित 2 जो हल्का है GBA 2, वहां से अतीक पीरजादा साहब तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं। गिलगित 3 से जो है सैयद सोहेल अब्बास साहब हैं और नगर 1 से जुल्फकार अली बेश्ती साहब हैं। नगर 2 से रियाज अकबर साहब हैं, उनका ताल्लुक भी MWM से है। हुंजा से नेक नाम करीम साहब हैं, या नाइक नाम करीम साहब उनका गलबन नाम है। स्कर्दू 1 से राजा मोहम्मद जकरिया खान जो हैं वो हैं। इसी तरीके से स्कर्दू 2 से मोहम्मद काजिम मेसम साहब हैं, अगेन ये MWM यानी मजलिस वादत अल मुस्लिमीन से इनका ताल्लुक है। तो ये टिकट की जिसे आप कह सकते हैं सेटलमेंट सेटल या एडजस्टमेंट जिसे आप कहते हैं कि मिल के ये वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो स्कर्दू 2 से भी MWM के जो रहनुमा है उनको टिकट दिया गया है, मोहम्मद काजिम मेसम साहब को। स्कर्दू 3 से वजीर अजहर मेहदी साहब को, अगेन MWM के हैं, वो PTI के कैंडिडेट हैं। स्कर्दू 4 से डॉक्टर मोहम्मद शरीफ साहब जो हैं वो PTI के कैंडिडेट हैं। इसी तरह खारमंग से सैयद मोहसन जैदी साहब PTI के जो हैं कैंडिडेट हैं। शिगर से एडवोकेट मोहम्मद हसन शिगरी साहब जो हैं PTI के कैंडिडेट हैं। अस्तोर 1 से शाहिदा जो हैं वो हैं PTI की कैंडिडेट। दयामिर 1 से नौशाद आलम साहब हैं। दयामिर 2 से सैयद आबिद इकबाल साहब हैं। दयामिर 3 से हाजी कामरान साहब हैं। दयामिर 4 से अयूब कुरैशी साहब हैं। इसी तरह जो गिजर गालबन 1 है वहां से शेर आजम खान साहब हैं। गिजर 2 से नदीम रफीक साहब हैं। गिजर 3 से राजा जानजेब साहब हैं। इसी तरह आगे जो हल्के हैं GB 22 वहां से जनाब मोहम्मद अख्तर खान साहब हैं। अब ये गांचे गालबन इस जगह का नाम है, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, अगर मैं इसको प्रोनाउंस रॉन्ग कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ तो उसके लिए माजरत। तो GB 22 जो हल्का है वहां से मैंने जिस तरह बताया कि मोहम्मद अकबर खान साहब हैं। इसी तरह GB 3 ये भी GB 23 ये भी उसी इलाके का हल्का है। यहाँ से अब्दुल रहीम साहब हैं PTI के कैंडिडेट। और GBA 24 जो है वहां से सदाकत हुसैन साहब हैं। गांचे या गंशे जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं 3, वहां से सदाकत हुसैन साहब PTI के कैंडिडेट हैं। तो ये PTI के और इत्तेहादियों के
जो लिस्ट है ये वो फाइनल लिस्ट है जो पीटीआई की जानिब से जारी की गई है। पीटीआई का ये बड़ा इशू है कि जब भी इंतखाब हो रहा होता है बहुत सारे लोग उनके नाम पे खड़े हो जाते हैं और उनको पता है कि इमरान खान के नाम पे खड़े होंगे वोट तो मिल जाएगा। अच्छा, जिस हल्के से हमारा ताल्लुक है, हमारा जो गांव है उधर जो जिस हल्के से ताल्लुक है वहां पे मैं गया हुआ था तकरीबन 2-3 महीने पहले। मुझे मेरे एक जानने वाले मिले गांव में, तो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि मुझे भी पता नहीं 21,000 के 27,000 वोट पड़ा है। उस लड़के ने ना कभी इलेक्शन लड़ा ना कुछ, बस वो इस दफा 2024 के इलेक्शन में एमपीए की सीट पे वो खड़े हो गए। वो पीटीआई के कैंडिडेट नहीं थे लेकिन उनको गालबन विकटें मिल गई इंतखाबी निशान के तौर पर। थोड़ा बहुत शायद उन्होंने कहीं पे तासुर दिया कि वो इमरान खान के साथ हैं, तो उनको भी 20-21,000 से या ऑलमोस्ट 27,000 के करीब जो है वोट पड़ा। भी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 21 से 27,000 के दरमियान उन्होंने मुझे बताया कि इतना वोट पड़ गया। ये कोई छोटा वोट नहीं है, ये बहुत बड़ा वोट है। जिस बंदे ने जिंदगी में कभी इलेक्शन ना लड़ा हो, कोई उसका सियासी बैकग्राउंड ना हो और वो बस उसको एक इंतखाबी निशान में ना लोगों ने समझा कि इसका ताल्लुक शायद इमरान खान साहब से है, तो वैसे वो सपोर्टर इमरान खान साहब का ही था लेकिन वो पीटीआई का कैंडिडेट नहीं था। तो इसी तरीके से हर हल्के के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे लोग नजर आते हैं जो पीटीआई के झंडे लगा के फिर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वोट इस वक्त मुल्क के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी का है तो वो इमरान खान का है और उसी के नाम पे वोट मिलेगा। तो यकीनन गिलगित बल्तिस्तान में भी आपको ऐसी सिचुएशन नजर आएगी कि जो लोग पीटीआई के कैंडिडेट नहीं है वो भी ये तासुर देंगे कि भाई हम पीटीआई के कैंडिडेट हैं। अच्छा जी, हुकूमत ने यह कहा है कि आइंदा बजट का जो मामला है उस पर नवाज शरीफ साहब को भी एतमाद में लिया जाएगा और ये फैसला कर लिया गया। ये सामने आप देख सकते हैं, मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। अब बजट पर नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे, बजट पे कितना इख्तियार होगा नवाज शरीफ साहब का? बजट के लिए तो आईएमएफ की टीम आ रही है, वो बजट को देखेगी। क्या मियां साहब कहेंगे कि पेट्रोल के ऊपर से लेवी हटा दें? क्या मियां साहब ये कहेंगे कि टैक्स कम कर दें? मियां साहब ये कहेंगे कि आवाम के लिए महंगाई कम कर दें? क्या मियां साहब कहेंगे कि जनाब चीनी सस्ती कर दें, आटा सस्ता कर दें, घी सस्ती कर दें? क्या मियां साहब इस पोजीशन में हैं? तो बजट के हवाले से क्या उनको एतमाद में लिया जाएगा कि बजट किस पेंसिल से लिखा जाएगा या उसकी लिखाई का क्या रंग होना चाहिए, फॉन्ट क्या होना चाहिए, उसको किस तरीके से प्रिंट करना चाहिए, किस जगह पे कॉपी बजट की रखनी चाहिए, या बजट की तकरीर जो है वो कैसी होनी चाहिए, किस चीज पे उनका जो है वो उनकी राय को शामिल किया जाएगा। इसलिए कि जो आवाम को रिलीफ देने वाले मामलात हैं तो वो तो सारे आप एक तरह से बाउंड हो चुके हैं, वो तो सारे मामलात देख रहा है आईएमएफ, उनकी टीम भी आ रही है। तो बजट में पता नहीं मियां साहब से क्या वो एतमाद लेंगे या किस चीज पर उनको एतमाद में लेंगे और उससे अवाम को कितना फायदा होगा, मियां साहब का कौन सा ऐसा फैसला होगा जिसके नतीजे में अवाम को रिलीफ मिल जाएगा, वो मुझे तो नहीं पता। शायद जो है जब मजीद इस खबर की तफसीलात आए तो पता चले कि मियां साहब ने टैक्सेस खत्म कर दिए पेट्रोल के ऊपर और पेट्रोल जनाब 150 रुपया सस्ता हो गया है। एन मुमकिन है, हो सकता है कि हुकूमत ये सोच रही हो, क्योंकि आपको तो पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो उनका दिल खून के आंसू रोता है। और ये मैं तो नहीं कहता या कोई और सहाफ़ी तो नहीं कहता, ये कौन कहता है कि जनाब वो कितने परेशान होते हैं, ये भी परेशान होते हैं, उनके दिल के ऊपर जो है पत्थर आ जाता है, उनके सीने के ऊपर बोझ आ जाता है। ये सारे जो मोज़ेज़ हमारे रहनुमा हैं जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं मुख्तलिफ जमातों के, ये उनकी अपनी जमात के लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो शायद मियाँ साहब कोई बहुत बड़ा रिलीफ देने जा रहे हैं इस बजट के अंदर आवाम को। क्या आपको लगता है कि मियाँ साहब इस पोजीशन में हैं कि वो आवाम को कोई रिलीफ दे सकें? तो ज़रूर कॉमेंट करके हमें बताइएगा कि किस किस्म का रिलीफ वो दे सकते हैं। अच्छा जी, वो अलीना शिगरी साहिबा के प्रोग्राम में इख्तियार वली साहब बैठे हुए थे, साथ जो है फैसल चौधरी साहब बैठे हुए थे और उन्होंने ये कहा कि जी आज पार्लियामेंट में बहस हो रही थी कि हमें ब्लू पासपोर्ट दिए जाएं, यानी जो फैमिलीज हैं, वो मैंने खबर आपसे शेयर की थी कि जो सेनेटर्स हैं उनके बच्चों को भी ब्लू पासपोर्ट वगैरह दिए जाएं। तो आगे से फैसल चौधरी साहब ने जो बात कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि भाई आप तो कह रहे हैं कि ग्रीन पासपोर्ट की बहुत ज्यादा हमने इज्जत करा दी है और ग्रीन पासपोर्ट उठा के आप वीडियोस बना रहे हैं, जी ग्रीन पासपोर्ट ये हो गया वो हो गया, तो फिर आप ब्लू पासपोर्ट क्यों मांग रहे हैं? फिर अपने बच्चों के लिए ब्लू पासपोर्ट की क्या जरूरत है? आप तो ये कह रहे हैं हमने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुकाम ही बहुत ऊपर तक ले गए, हम पाकिस्तान का स्टेचर ही बहुत ऊपर चला गया है, सफारतकारी बड़े कमाल की हो गई है, तो फिर ब्लू पासपोर्ट की क्या जरूरत है? फिर करें सफर ग्रीन पासपोर्ट के ऊपर, ब्लू पासपोर्ट क्यों मांग रहे हैं? ये फैसल चौधरी साहब ने बात की और बात में वजन तो है वैसे। अच्छा जी, आसिफ जरदारी साहब की जो सदारत है ना वो खतरे में है। ये वो खबर है जो काफी अरसे से गर्दिश कर रही है, इसके ऊपर काफी ज्यादा बहस भी हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर शेयर कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि आसिफ जरदारी साहब की सदारत खतरे में है या नहीं है,
आसिफ जरदारी साहब को इस्तीफा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, कोई और मोअज़्ज़ज़ शख्सियत सदर बन रही है, क्या पता कोई पीपल्स पार्टी से बन जाए, क्या पता कोई नून लीग से बन जाए, कौन बन रहा है, किसका इरादा है, मेरे पास कोई खबर नहीं है। लेकिन ये मैं आपको खबर की बुनियाद पे कह रहा हूं कि इवन शहबाज शरीफ साहब को भी पता है कि आसिफ जरदारी साहब की जो सदारत है उसके हवाले से जो है कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं या उनकी सदारत खतरे में है। ये शहबाज शरीफ साहब को भी पता है और उनकी अपनी काबीना के बंदे ने उनको बताया और काफी माह पहले बताया कि जी मुझे ये लगता है कि जरदारी साहब की सदारत खतरे में है। शहबाज शरीफ साहब ने अब उसके ऊपर एतमाद किया या नहीं किया, लेकिन ये मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आपको बता रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब को भी ये कन्वे किया उनकी अपनी जमात के एक बंदे की जानिब से जो उनकी काबीना में भी गालबन शामिल हैं, उनकी जानिब से ये शहबाज शरीफ साहब को भी कहा गया कि उस बंदे ने कहा कि मेरे पास इतलात ऐसी हैं कि आसिफ जरदारी साहब की सदारत खतरे में हो सकती है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने उसके ऊपर एतमाद किया या नहीं किया, उसको उन्होंने माना या नहीं माना, वो मुझे नहीं पता। लेकिन इतना मैं आपको खबर की बुनियाद पे कंफर्म कर सकता हूं कि नून लीग के अंदर भी लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई आसिफ जरदारी साहब की जो सदारत है उसके लिए शायद कोई थोड़ा खतरा। अब कहां से खतरा है मुझे ये नहीं पता, वो कोई खबर मेरे पास नहीं है, लेकिन ये बातें नून लीग वाले भी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट लोग भी कर रहे हैं और हो सकता है किसी और सहाफी से भी उन्होंने की हो। बहुत सारे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि नून लीग की जो आला क़यादत है उनको भी इस चीज के बारे में बताया गया है उनकी अपनी जमात के लोगों की जानिब से कि जरदारी साहब की जो सदारत है उसको कोई खतरा हो सकता है। अच्छा जी, जरदारी साहब की सदारत को खतरा है या नहीं है? बरतानिया के जो वज़ीर आज़म है कीयर स्टामर साहब, उनकी वजारत उज़्मा को काफ़ी ज़्यादा खतरा है। उनके कुछ वज़रा जो है वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं, चैलेंजर्स आ गए हैं अपनी जमात के अंदर से ही। वो कह रहे हैं चलो भाई कीयर स्टामर साहब अब आप निकलें, क्योंकि आपके होते हुए हम मुकामी जो इंतखाबात थे, जो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात थे, उनमें हमें इबरतनाक शिकस्त हुई है, लिहाजा आवाम का अब आपके ऊपर एतमाद नहीं है, आप अपने घर जाएं। उनके अपने वज़रा ने मुस्ताफ़ी होना शुरू कर दिया। अब हुकूमत आगे ये नहीं होगा कि अपोजिशन की आ जाएगी, नया वज़ीर आज़म आएगा। अगर ऐसा होता है वो मुस्ताफ़ी हो जाते हैं कीयर स्टामर, और वो वज़ीर आज़म जो है लेबर पार्टी के अंदर से ही होगा और इन हाउस चेंज हो जाएगी। अब वहां पे जमातें मुस्तहकम हैं और इस तरह की चेंजेस वहां पे हो जाती हैं, लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि कैसे वोट को इज्जत दी जाती है कि लोकल काउंसलर मुंतखब हुए हैं, लोकल बॉडीज के इलेक्शंस थे और वहां पे अवाम ने इनको रिजेक्ट किया, तो पूरे मुल्क के अंदर जनाब चीजें ऊपर नीचे हो गई हैं। वो कह रहे हैं भाई घर जाओ, अवाम ने अदम एतमाद का तुम पे इजहार कर दिया, तुम्हारी पॉलिसीज के ऊपर अवाम को एतमाद नहीं है, लिहाजा अब आप जाएं, यहाँ से निकलें, अपनी वजारत उज़्मा को छोड़ें। और इस वक्त सर कीयर स्टामर की जो हुकूमत है वो काफी ज्यादा दबाव में है। अब कब तक वो सस्टेन कर सकेंगे? मुझे ये लगता है कि एक दो इस्तीफे और आगे और थोड़ा सा और प्रेशर पड़ा तो कीयर स्टामर को जाना पड़ेगा। कीयर स्टामर जो है पहले ही कोई बहुत ज्यादा लेबर के अंदर उस तरह इतने ज्यादा वो पॉपुलर नहीं है। ऑब्वियसली लेबर के अंदर भी मुख्तलिफ फैक्शंस हैं, कुछ उनके लोग ऐसे हैं जो ज्यादा अवाम के अंदर मकबूल हैं, कुछ ऐसे हैं जो ज्यादा मकबूल नहीं है, पर वहां पे आपको पता है जमात की पॉलिसीज के ऊपर वोट पड़ता है। लेकिन जमहूरियत का हुस्न आपको नजर आ रहा है, वोट की इज्जत आपको नजर आ रही है कि मुकामी इलेक्शंस में इलेक्शंस हारने के बाद जो कौमी हुकूमत है उसका वजीर आजम तब्दील हो रहा है। कहीं तो ऐसे ममालिक होते हैं कि जहां पे जो कौमी इलेक्शंस होते हैं उनमें हारने वालों की हुकूमत बन जाती है। इस तरह की मिसालें अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में इस तरह की चीजें हम सुनते रहे, माजी में पढ़ते रहे कि ऐसे होते हैं, इस तरह के इल्जामात लगते हैं। लेकिन पता नहीं कैसे वो ममालिक होते हैं जहां पे ऐसा हो सकता है कि कोई जमात इलेक्शन हार जाए और वो जो है हुकूमत बना ले। ऐसा तो नहीं हो सकता, दुनिया में कहाँ होता है वो। जिस तरह मैंने कहा कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका में इस किस्म की मिसालें मौजूद हैं, उस दिन भी मैंने आपसे शेयर की थी। पर एनीवे कीयर स्टामर साहब की जो हुकूमत है वो मेरे ख्याल में एक पांव के ऊपर इस वक्त खड़ी है और काफी ज्यादा उसके ऊपर दबाव है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।